अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों का तर्ज़ हुकूमत क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हुकूमत कैसे चलती है ओवरऑल, और पाकिस्तान के अंदर एक किस तरह का कल्चर है हुकूमत चलाने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर ये हमें समझ आ जाए कि हुकूमत चलाई कैसे जाती है और पाकिस्तान के अंदर कैसे चल रही है, तो आपको पाकिस्तान का सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, कि हाउ स्टेट इज़ बीइंग मैनेज्ड। और गवर्नेंस का जो इंस्टीट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है कि स्टेट कैसे परफॉर्म करेगी, क्या स्टेट लोगों तक वसाइल पहुंचा सकती है, आसाइशें पहुंचा सकती है, पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। अब पावर क्या होती है? पावर किसी भी बंदे के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए एबिलिटी होती है कि वो जो चाहता है, वो जो चाहते हैं, वो क्या वो करवा सकते हैं, उसको पावर कहते हैं सिंपली। पाकिस्तान के अंदर पावर का कल्चर और गवर्नेंस का कल्चर कैसा रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट सेलिंग बुक द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 to 2008 is written by our favorite teacher डॉक्टर इल्हान न्याज़। डॉक्टर इल्हान न्याज़ से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है उनसे। और उनकी ये बुक के ऊपर लिखा हुआ भी है 2010 और 2011 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, और नॉन फिक्शन बुक प्राइज़ इनको मिला हुआ है। और डॉक्टर इल्हान इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान, और कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस के ऊपर उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। इससे पहले उन्होंने कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ साउथ एशिया लिखी है, जो कि इसके अंदर भी पार्ट है। कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन अमेरिकाज़ है, स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज है, बहुत फेमस किताब, जो 2019 में, अभी 2025 में उनकी आई है, कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन अमेरिकाज़। वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट बुक होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, बाहर में पब्लिश हो चुकी है। जो तैमूरीज़ का कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस था, ये स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज की मैं बात कर रहा हूँ, कि तैमूरीज़ क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। इसके अंदर भी थोड़ा-सा वो टच दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आगे जाके जो है इम्पेरिशेबल एम्पायर्स हैं, कॉन्टिनेंटल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर्स किस तरह थीं साउथ एशिया के अंदर। और ओवरऑल फिर साउथ एशिया के अंदर मुगल्स का कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल्स से ही मोस्टली हमारा जो कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस चेंज हुआ है वो मुगल्स के टाइम पे हुआ है। फिर ब्रिटिशर्स का क्या था और ब्रिटिशर्स को सर क्या समझते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो पहला एम्पीरियल पेरिशेबल एम्पायर्स के अंदर डिफरेंट एम्पायर्स हैं, जिनमें साउथ एशिया के अंदर जितनी भी आई हैं, मुगल्स, दिल्ली सुल्तान्स, इवन टीपू सुल्तान के बारे में भी है, और ब्रिटिशर्स के बारे में भी है। और फिर डिफरेंट पाकिस्तान के सेक्शन, प्रिटोरियन, गार्डियन, भंडारन, ये सर ने डिफरेंट सेक्शंस के हवाले से जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे प्रिटोरियंस जो हैं वो मोस्टली मिलिट्री रिलेटेड डील करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि साउथ एशिया के अंदर हुकूमत कैसे होती थी पास्ट के अंदर, जिसको सर ने इंक्वायरी इनटू द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट में एड्रेस किया है। फिर स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज में तैमूरी के नाम से चैप्टर है, उसके अंदर बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन है। साउथ एशिया के अंदर ये होता था कि एक पावरफुल मिलिट्री मैन होता था, वो अपने साथ लोगों को मिला के कोई कंक्वेस्ट करता था। फिर जब कंक्वेस्ट हो जाती थी तो उसकी कंसोलिडेशन में वो अपने लॉयल बंदे अपॉइंट करता था। अब जो चीज़ कंकर हुई है वो लोगों की नहीं होती थी, वो उसकी होती थी जिसने कंकर किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकबर। अब अकबर ने इंडिया अगर कंकर किया है, अकबर के लिए सारा इंडिया अकबर का ही है। इसको सर कहते हैं कि जो रूलर होते थे वो अपनी जो
रियाया होती थी या वो जो सरज़मीन होती थी उसको एक अपनी जागीर समझते थे, जिसको वो पर्सनल एस्टेट कहते हैं, और जो रियाया होती थी उनको पर्सनल सर्वेंट्स समझते थे। ब्रिटिशर्स उससे थोड़ा डिफरेंट थे। ब्रिटिश ने कल्चर ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस करवाया कि पर्सन से ज़्यादा लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। पर्सन तो आते जाते हैं, अगर लॉज के ऊपर स्टेट मबनी हो, लॉज के अंदर जो है वो स्टेट वर्क करे, तो आम लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। लोगों को जो है वो फिर किसी के अगेंस्ट, अगर बड़े आदमी के अगेंस्ट आ गए हैं तो दे कैन सू इन द कोर्ट। स्टेट ऑफ लॉज के अंदर इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, जो ब्रिटिशर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसी वजह से स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज के अंदर सर ने बात की है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो ट्राई की कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कल्चर मुतारिफ हो, पर्सनस की बजाय लोग जो है वो इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्टेशन बनाएं। लेकिन वो थोड़ा बहुत 150 साल तक सिस्टम चला, वो डेवलप रूडिमेंट्री हुआ। फिर जब इंडिपेंडेंस हुई तो पाकिस्तान के अंदर फिर हम वही पास की तरफ चले गए। अब स्टेट ऑफ लॉज के अंदर ये होता है कि इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सन चेंज होते रहते हैं। पर्सन एक आया दूसरा चला गया, दैट डजंट मैटर, स्टेट वर्क करेगी। लेकिन जब रियासत एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो, शख्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो रियासत वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि एक शख्स आएगा वो काबिल होगा, इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो चला सकता है। अकबर ने एम्पायर चलाई, औरंगज़ेब तक चली, उसके बाद मुग़ल तबाह हो गए क्योंकि आगे वाले बंदे काम के नहीं थे। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किए। अब ये जो 1947 से 2008 तक का हमारा कल्चर ऑफ पावर इवॉल्व हुआ है, वो ब्रिटिशर्स के जो टाइम पे कल्चर बना था, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता 1947 के बाद ब्रेक होना शुरू हुआ है। और सर कहते हैं कि वो सबसे पहला ब्रेकडाउन जो है वो क़ायद-ए-आज़म के दौर में हुआ। जब क़ायद-ए-आज़म को कैबिनेट ने फुल पावर्स दे दी कि कैबिनेट मीटिंग्स भी वो चेयर करे, असेंबली का प्रेसिडेंट भी वो है, गवर्नर जनरल भी वो है, वज़ीर-ए-आज़म भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो अनलिमिटेड पावर्स गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म को दे के पाकिस्तान ने सिस्टम जो है वो ख़राब कर दिया, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म को सारी पावर्स दे के फिर दूसरे सारे डिपेंडेंट हो गए क़ायद-ए-आज़म के ऊपर, कोई इंडिपेंडेंट एक्शन लेने के काबिल ही नहीं रहा। मतलब क़ायद-ए-आज़म बहुत बड़ी फिगर थे, ही कैन ही कुड हैव डन एनीथिंग। लेकिन दिस सेट द प्रेसिडेंट फॉर लेटर लीडर्स। जैसे अब गुलाम मोहम्मद आए, सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, लियाकत अली खान ने अपने हाथ में कर लिया, इस्कंदर मिर्ज़ा ने अपने हाथ में कर लिया, अयूब खान ने अपने हाथ में कर लिया। तो पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म के बाद जो भी लीडर आया, उसने वही पास्ट वाली ज़हनियत अपनाई कि जी ये जो पाकिस्तान है ये तो मेरी जागीर है, दिस इज़ माई पर्सनल स्टेट। और पर्सनल स्टेट में रूलर्स ये समझते हैं कि जो सर्वेंट्स ऑफ स्टेट हैं वो स्टेट के सर्वेंट नहीं है, वो मेरे पर्सनल सर्वेंट हैं। तो फिर वो अपनी विश, विल और विम्स के ऊपर पर्सन्स को चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 1947 से लेके अब तक यही हो रहा है कि जो भी रूलर आता है वो ये समझता है कि ये रियासत तो मेरे बाप की है। अब मेरे बाप की है तो लाज़मी बात है फिर सब कुछ मेरा ही है। आम आवाम जाए भाड़ में। आम आवाम को वो फिर अपना गुलाम समझते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में ये नॉर्मल रूटीन है। अयूब खान आए, वन मैन शो, अपने लॉयल बंदे लगाए, चले गए। भुट्टो आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उड़ा दिया, अपने लॉयल लगाए, सिस्टम तबाह हो गया। ज़ियाउल हक आए, अपने बंदे लगाए, काम तबाह। नवाज़ शरीफ और ये जो भुट्टो ख़ानदान है, ये अभी तक अब डायनेस्टिक सिस्टम में ओवरटर्न कर रहे हैं। एक आता है अपना बंदा लगा देता है, दूसरा आता है अपने बंदे लगा देता है, और इस सारे सिस्टम को प्रोटेक्शन दी जा रही है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि उनको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। पॉलिटिकल जो हमारी डायनेस्टीज़ हैं, ये पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, अपनी स्टेट समझते हैं, और अपनी स्टेट के अंदर ये लोगों के ऊपर जो पैट्रोनेज देते हैं लोगों को, उसके थ्रू फिर ये लॉयल्टी मेंटेन करते हैं। नवाज़ शरीफ आएगा, वो अपने बंदे लगाएगा सिस्टम में, तो उसके पर्सनल लॉयल हो जाएंगे, वोटिंग वगैरह सारा कुछ। आप उसको एक ख़ानदान को एक सीट दे दें, कहीं पुलिस में भर्ती करा दें, वो 3 जनरेशन तक ख़ानदान वोट ही तब्दील नहीं करता जी, सारा बंदा भर्ती कराया सी। इस सिस्टम के अंदर फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुअली
ब्रिटिशर्स के बाद आ गया और अभी तक वही सिस्टम है कि हर जो भी बंदा, अब इदारों के अंदर यही हो गया है, कोई बंदा पुलिस में अच्छी पोस्ट पे चला जाए वो उसको अपने लोगों के लिए यूज़ करता है, अपने ख़ानदान के फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, अपने ख़ानदानी बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। सेम इज़ द केस, कोई ज़िले का एमएनए बन गया, वो ज़िले को अपने बाप की जागीर समझता है। वो ज़िले के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने रिश्तेदारों को खुद अपनी फैमिलीज़ में देंगे। तो ये सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है और इस कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस को इल्हान नियाज़ साहब ने इसमें बहुत थारोली एक्सप्लेन किया। दैट इज़ मस्ट रीड। पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है ये आपको तभी समझ आएगा जब आप ये पढ़ेंगे कि असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि देयर आर नो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, देयर आर नो स्ट्रॉन्ग लॉज इन पाकिस्तान। एवरीबॉडी थिंक्स कि जो इंस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत जाते हैं ये तो हमारे फैमिली एस्टेट है, ये तो हमने फैमिली के लिए यूज़ करना है, फैमिली के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना है। तो अगर हर आप रियासत की हर चीज़ को, हर मशीनरी को, हर इंस्टीट्यूशन को अपनी फैमिली की बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे तो आम लोग उससे फिर मुतासिर होंगे और आम लोग मुतासिर होंगे तो लाजमी बात है स्टेट जो है वो वर्क नहीं करेगी, स्टेट के अंदर फिर तरक्की नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से 76 सालों से यही हो रहा है कि एक डायनेस्टी आती है वो अपने लॉयल्स अपॉइंट करती है, अब दूसरी आती है उनको उड़ा के अपने कर देती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग तो यही सिस्टम चला रहे हैं। तो ये है कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पे इदारे मजबूत नहीं हैं, यहाँ पे लॉज का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट आता है वो उस इदारे को जो है अपने लिए, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। इस वजह से फिर आवाम को पब्लिक सर्विसेज नहीं पहुँचती। जब तक ये पावर और गवर्नेंस का कल्चर रहेगा कि हर बंदा इदारों को, मुल्क को अपनी पर्सनल एस्टेट समझेगा, अपनी जागीर समझेगा, रियाया के जो सर्वेंट्स हैं उनको अपने सर्वेंट समझेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस वजह से दिस बुक इज़ मस्ट रीड। आई होप you like the review. Thanks, and please like, share and promote this video. Thank you. Allah Hafiz.